अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिब इक़्तिदार जमातें अपने फ़ायदे को मुल्की मफाद का नाम देकर माइनस इमरान चाहती हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़े ने जो ज़ख्म दिया, इत्तेहादी हुकूमत रोज़ाना इसे लोगों को दिखा के बता के खून को बहने से रोक नहीं रही है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का तोड़ फोड़ सिर्फ किसी एक सियासी जमात या अफवाज का मसला नहीं, बल्कि पूरी कौम ही इसके दर्द में मुब्तला है और इसके ज़िम्मेदारों को पकड़कर सबक भी सिखाना चाहिए। लेकिन पीडीएम तो चाहती है कि सिर्फ ज़िम्मेदारों को नहीं, बल्कि पूरी सियासी जमात जो है तहरीक इंसाफ, उसको, उसके हामियों को भी सफ़ाई हस्ती से मिटाकर हमारा जो सियासी रास्ता है वो साफ़ होना चाहिए। तो क्या पीडीएम हुकूमत 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की आड़ में इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना चाहती है? यही सवाल कल इमरान खान ने भी उठाया कि मुझे माइनस करने में पाकिस्तान का फ़ायदा बता दें, मैं तैयार हूँ। क्या %1 करने से खाली होता कौमी ख़जाना डॉलर से भर जाएगा? क्या इमरान खान को माइनस करने से एक साल में जो 48% तक पहुँचने वाली महंगाई है, ये सिंगल डिजिट में वापस चली जाएगी? क्या -1 करने से पाकिस्तान IMF कर्ज मांगने की बजाय कर्ज देना शुरू कर देगा? क्या -1 करने से मुल्की सलामती को लाहक खतरात कम हो जाएंगे? क्या -1 करने से पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो जाएगा? क्या इमरान खान को माइनस करने से अवाम का रियासती निज़ाम और जमहूरियत पर एतमाद बढ़ जाएगा? क्या -1 करने से इलेक्शन से डरने वाली सियासी जमातें इलेक्शन में बिला खौफ व ख़तर उतर जाएंगी? क्या -1 करने से अदलिया की मजरूह होता जो वक़ार है, क्या ये बहाल हो जाएगा? क्या -1 करने से पाकिस्तान अक़वाम आलम में इंसानी हुकूक़ का चैम्पियन बन जाएगा? क्या -1 करने से लोगों को तालीम, सेहत की बुनियादी सहूलियात ये फ़ौरी मिलना शुरू हो जाएंगी? क्या -1 करने से आटे की लाइनों में अवाम के मरने का सिलसिला बंद हो जाएगा? नाज़रीन, अगर ये सब नहीं हो सकता तो सवाल उठता है कि हुकूमत काम करने की बजाय अपना सारा फोकस माइनस इमरान पर क्यों लगाए बैठी है? 9 मई को जो हुआ, इस पर हर पाकिस्तानी अफसुर्दा है, मगर 9 मई के बाद हुकूमत जिस तरीके से बुनियादी इंसानी हुकूक और चादर और चार दीवारी के कानून को पामाल कर रही है, क्या ये हुकूमत का सियासी रवैया दुरुस्त है? अदालत गिरफ्तार अफराद को रिहा करती है, पुलिस दोबारा पकड़कर जेलों में डाल रही है, क्या ये सियासी रवैया दुरुस्त है? सारे मामले की शफाफ तहकीकात कराए बगैर PTI को निशाने इबरत बनाना, क्या ये सियासी रवैया दुरुस्त है? हुकूमत आइन को खातिर में ला रही है, ना कानून को मानती है, जजिस के फैसलों को नहीं माना जा रहा, क्या ये सियासी रवैया दुरुस्त है? रियासत तो माँ जैसी होती है, मगर आवाम से सुतेलों से भी बदतर सलूक हो रहा है, क्या ये सियासी रवैया दुरुस्त है? सवाल तो उठता है कि क्या हुकूमत वाकई मुल्की मसाइल को हल करना चाहती है या सिर्फ अपनी सियासत बचाना चाहती है? मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को इलेक्शन रिंग में उतरे बगैर नॉकआउट करके सियासी बहरान आखिर कैसे ख़त्म हो सकता है? हुकूमत क्यों मुज़ाकरात की बजाय महाजराई की सियासत कर रही है? नाजरीन, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पहले हुकूमत मुज़ाकरात चाहती थी, मगर इमरान खान नहीं माने। अब खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं, अब हुकूमत हाथ नहीं पकड़ा रही है। हुकूमत हर तरफ से PTI पर दबाव बढ़ा रही है। मौजूदा सियासी हालात में तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाना चाहती है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती है। अब तो हुकूमत ने जजेस से मुतालिका ऑडियो लीक्स पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन भी बना दिया है। क्या जुडिशल कमीशन बनाने से अदलिया का मजरूह होता वक़ार ये बहाल हो सकेगा या अदलिया पहले से ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय लिए बगैर जुडिशल कमीशन बनाने से वफाकी हुकूमत कौन से मकासद हासिल करना चाहती है? कौन कौन सी ऑडियोज़ पर जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा? कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड और उनको लीक करने वालों का भी सुराग लगाया जाएगा? ये चीज़ें तो TORs में शामिल ही नहीं हैं। क्या ये जजेस को दबाव में लाने का एक हरबा है? पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के इस टकराव से दुनिया में क्या तासुर जाएगा? जिस अदलिया पर पूरी कौम का एतमाद होना चाहिए, उसी अदलिया के खिलाफ ऐसी मुहिम जोई, क्या ये मुनासिब रवैया है? दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि PTI अपनी ही इनकलाबी सियासत की वजह से इस वक्त ज़ेर अताब है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है। PTI के रहनुमा इमरान खान के जारहाना बयानी के साथ अब खड़ा होने के बजाय पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। माजी में भी कुछ लोग, कुछ रहनुमा, सीनियर लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में PTI का साथ दिया, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी मोहम्मद सरवर, ये PTI से अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। इन्हीं में से एक शख्सियत चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, ये हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं।
क्या उन्हें लगता है कि दुरुस्त वक्त में उन्होंने पीटीआई को छोड़कर दुरुस्त फैसला किया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, तकरीबन 1 साल पहले आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी। आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है या जो तहरीक इंसाफ ने किया, उसके बाद आपको लगता है कि आपका तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला ज़बरदस्त था, दुरुस्त था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि हमारा सियासत में आने का मकसद क्या है। सियासत में आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है खुशहाल मुल्क बने, पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान में ख़ासकर जो हमारे गरीब लोगों के मसाइल हैं, जो महंगाई की वजह से पिस गए हैं, इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, तो उन मकासद के लिए मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तहरीक इंसाफ पे आया था। लेकिन बदकिस्मती से वो ख्वाहिशात जो थी, जो ख्वाब थे, वो पूरे नहीं हुए। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी बैड गवर्नेंस का इशू था। एक टीम किसी भी हुकूमत की कामयाबी के लिए या किसी भी अदारे की कामयाबी के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, तो वो टीम जो है वो मौजूद नहीं थी। तो जिसकी वजह से जो है मेरे अपने पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं शुरू हुए। और जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, शादियाँ, ये मैंने 2 साल पहले प्रिडिक्ट की थी। अच्छा। कि देखें, हम इंतकामी सियासत जो है इसको छोड़ें, हम मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम लेके आएँ, गुड गवर्नेंस दें, रिश्वत जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है उसको काबू करें, जो आवाम से वादे किए थे। तो इसका मतलब तहरीक इंसाफ जो कुछ, तो जब आपका पूरा वक्त जो है इस बात पे चला जाए कि जो कुछ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था वो इंतकामी कार्रवाइयां थी, इसीलिए आप मना करते थे कि आप इंतकामी सियासत को छोड़ें। इमरान खान इंतकामी सियासत पर उतरे हुए थे। जी, एक तो इंतकामी सियासत के साथ साथ ही गवर्नेंस जो थी वो बहुत मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस थी। रिश्वत जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र और जो थी वो पैसा वहाँ चल रहा था, जो कि मेरे ख्याल में पहले कभी भी नहीं हुआ। कमीशन, किकबैक्स, ये चीज़ें जो हैं पहले से ज़्यादा बढ़ गई। जिन मसाइल को हल करने के लिए आए थे कि हम, और ये सब कुछ इमरान खान के इल्म में था, जो कुछ पंजाब में हो रहा था, फरागोगी को लेकर, बुज़दार साहब की करप्शन की जो बातें उनके दौर में जो कुछ हुआ, जो चीज़ें सामने आ रही थी, वो सब कुछ खान साहब को बताया गया था। अगर आपके इल्म में था तो यकीनन आपने बताया होगा खान साहब को। नहीं ना, मैं अकेले नहीं, पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है वो जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बताती थी। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं, शादिया, मैं अमेरिका में गया हूँ, मैं यूरोप गया हूँ ड्यूरिंग माय गवर्नरशिप, तो ये सारी बातें उनको भी वहाँ पर मालूम थी कि पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे नहीं इल्म कि क्या बात थी कि खान साहब, हाँ, खान साहब को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो आपको जी, मैं क्या, खान साहब नहीं, बुज़दार के अलावा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, आपको कितने अरसे के बाद ये महसूस होना शुरू हो गया था कि आपका तहरीक इंसाफ को छोड़ने, ज्वाइन करने का फैसला गलत था, और मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का जो फैसला गलत था, और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का भी फैसला आपका दुरुस्त नहीं था? कितने अरसे के बाद आपको जो है ना ये फील होना शुरू हो गया था कि गलती की आपने नून लीग छोड़ के? देखें, मैं अभी तो मैं क्या कहूँ कि नून लीग को छोड़ के गलती की या मुस्लिम अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गलती की, लेकिन हकीकत यह है कि आवाम के जो मसाइल हैं वो ना मुस्लिम लीग नून हल कर सकी है, ना पीपल्स पार्टी हल कर सकी है, और ना तहरीक इंसाफ जो है वो हल कर सकी है। तो मैं तो अब समझता हूँ कि मेरा फ़ैसला अब दुरुस्त है, जबकि मैं ख़ुद एक पार्टी जो है चौधरी शहजाद की क़यादत में लीड कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि एक तो रैंक ऑन फाइल हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और हमारी पार्टी जो है सिर्फ बातें नहीं करेगी, वादे नहीं करेंगे। हम हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एनर्जी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ रिफॉर्म्स हैं, लीगल रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ों पे हम एक
प्रॉपर हर फील्ड में एक टास्क फोर्स बनाएंगे और उसका जो है प्रेसिडेंट जो है वो लर्नड पर्सन होगा जो सब्जेक्ट से माहिर ज्वाइन किया आपने? इसलिए कि बाकी सारे आजमाए जा चुके हैं और इस पार्टी को जो है कम से कम मैं अपनी मर्ज़ी से एक जमहूरी पार्टी बना सकता हूँ, एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी, जिस तरीके से यूरोप में जमातें जो हैं फंक्शन करती हैं, तो वो ख्वाब जो है मेरा, मैं अब उम्मीद है कि पूरा करने में कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन आप तो शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की तारीफ भी मैंने अक्सर करते आपको सुना है कि उनकी गवर्नेंस बड़ी ज़बरदस्त होती थी। एटलीस्ट जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो कुछ जो मैस तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, ये मैंने आपको कहते सुना कि वो नून लीग के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ। तो एक बिल्कुल नहीं सोचा कि मुस्लिम लीग नून को दोबारा ज्वाइन कर लिया जाए? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नेंस थी वो मैंने ये नहीं कभी भी कहा कि बहुत एक्सीलेंट थी, लेकिन ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बुज़दार से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट्स करते थे वो मेरिट पे होती थी। अगर कोई शख्स जो है कोई रिश्वत में मुलव्वस था तो उसको फ़ौरन जो है वो तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं वो तो हर दौर में जूं के तूं रहे हैं। आज जिस हालात में पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, ये कोई ना तो 1 साल की PDM की हुकूमत की कसूर है, ना ये सिर्फ 3.5 साल की जो है बैड गवर्नेंस इमरान खान की है। ये तो पिछले 30-40 साल से जो हम बोते आ रहे हैं वो अब हम काट रहे हैं। देखें, आप तो हाउस होल्ड में औरतों से ज़्यादा किसको पता है कि अगर आपके घर की इनकम जो है वो 1 लाख रुपया महीना है और आप 10 लाख रुपया खर्च करेंगी तो कितनी वक्त तक आप लोगों से उधार लेंगे, आप बैंकों से उधार लेंगे। तो एंड ऑफ द डे वो जो एक बोझ है वो कर्ज़े का इतना बढ़ जाएगा कि आप सरवाइव जो है वो नहीं हो सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लीगल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। जिस मुल्क में 1.5 ट्रिलियन जो है सिर्फ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ तरह तहरीक इंसाफ की ज़रा चीज़ों को मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहती हूँ। फैसल वाडा साहब ने जब से पार्टी छोड़ी वो ये हमेशा एक ही बात करते हैं कि कुछ सांप हैं, 3 सांप हैं पार्टी में जो बड़ा पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि आज तहरीक इंसाफ जिस नहज पर पहुँची है वो खान साहब को गलत मशवरे देने का नतीजा है? कुछ लोग वाकई पार्टी के अंदर आज भी मौजूद हैं जो पार्टी को जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। शाहज़ाद, मैंने पूरी दुनिया की जो है सिस्टम जो है देखे हैं। पूरी दुनिया में चाहे जो है डिक्टेटरशिप है या जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पर हर लीडर जो है वो 1 दर्जन या 7-8 लोगों की उनकी जो है किचन कैबिनेट, हम बरतानिया में उसको बोलते हैं, वो होती है। वो 8-10 लोग जो हैं वो साउंड मुशावरत के बाद अहम फैसले जो हैं वो करते हैं। बदकिस्मती से मैं जो समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जो है इमरान खान की नाकामी जो है उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनके पास किचन कैबिनेट, एक तो वो तब्दील होती रहती थी, दूसरा जो किचन कैबिनेट थी वो बिल्कुल तजर्बाकार लोग नहीं थे, वो साउंड एडवाइस नहीं दे सकते थे। वो टीम जो थी वो मैं समझता हूँ कि ऐसी टीम थी जो सिर्फ खुशामद और हाँ में हाँ मिलाने वाली टीम थी, जिसकी वजह से पार्टी को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ, हमारे पाकिस्तान के अवाम को भी नुकसान हुआ। और जिन पार्टियों को सियासत जिनसे छीनने के लिए या जो सिस्टम तब्दील करने के लिए लोग खान साहब के साथ शामिल हुए थे, उनको बड़ी मायूसी हुई। क्या कुछ और लोग भी सीनियर लोग हैं जो पार्टी छोड़ने वाले हैं? आपसे कुछ लोग राब्ते में हैं चौधरी साहब? देखें शादिया, मैं तो पार्टियों की तोड़ फोड़ पे कभी भी बिलीव नहीं करता, ना मैं लोगों को लॉबी करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि हमारी पार्टी के दरवाजे जो हैं अच्छे लोगों के लिए, जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनके लिए खुले हैं। और हमारी तो अगली जो कैंपेन है वो कैंपेन ही ये है कि आपका कैंडिडेट जो है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से है, चाहे वो हमारी पार्टी से है, पीपल्स पार्टी से है, तहरीक इंसाफ से है, तो आवाम को पहले उसको जांचना चाहिए कि क्या वो सियासत तजारत के लिए कर रहा है
या वो सियासत को इबादत समझता है? क्या उसने जो फंड्स उनको एलोकेट हुए थे डेवलपमेंट के, क्या पैसा उसने अपने और अपने रिश्तेदारों की जेबों में डाला है? क्या जब मुलाजमतें आई थी उन्होंने बेची हैं या उन्होंने गरीब और मुस्तक और मेरिट पे लोगों को दी हैं? तो इस को बुनियाद बना के लोगों का अपना वोट जो है कास्ट करना चाहिए। जब तक नेशनल असेंबली में वो लोग तो आएंगे लोगों को कैसे जो पता अपनी चलेगा जेबों कि को भरेंगे, अपने किसने खानदानों सियासत को इबादत नहीं समझा, तिजारत समझा, किसने फंड्स अपनी जेब में डाले? लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों के सामने नाम आएंगे तो लोग वोट देंगे ना। तो क्या तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने सियासत को इबादत नहीं तिजारत समझा, जिन्होंने फंड्स को, तरक्याती फंड्स को लोगों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी जेबें भरी? शाजिया, मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारे जो पार्टी के वर्कर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब के इल्म में था। चूँकि मेरे दरवाजे तो पार्टी के वर्कर्स के लिए खुले थे, तो जो किस्से कहानियाँ वो अपने MNS MPs के बताते थे, को मैं तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो नहीं लेता था। मैं तो पार्टी के वर्कर मुझे ब्रीफ करते थे कि हमारे जो MNA MPs हैं, अगर कोई पोस्ट आती है तो वो मेरिट पे देने की बजाय वो बेच देते हैं या अपने रिश्तेदारों को लगवा लेते हैं। फंड्स जो हैं उनमें अपने जो हैं वो देखें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, 2500 बजट था पाकिस्तान में पंजाब का डेवलपमेंट का। तो सोचना ये है कि 2500 अरब रुपए बजट में कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी सड़कों की रिपेयर हुई है। आप पूरे पंजाब में जाएं तो सड़कें हर तरफ टूटी फूटी पड़ी हैं, हर तरफ गंदगी है, हर तरफ जो है जो सीवरेज सिस्टम जो है वो तबाह हो गया है, पीने का साफ पानी नहीं है, लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर ये पैसे ऑनेस्टी के साथ 100% डेवलपमेंट पे लग जाएं तो पंजाब जो है उसमें तो कोई सड़क टूटी फूटी ना होती, लोग सारे पीने का साफ पानी पी रहे होते। तो फिर आप कह रहे हैं कि लोगों को पता है कौन सा MNA MP जो अपनी जेब में पैसे डालता था, काम नहीं कराते थे, फिर भी तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत क्यों है? लेकिन अगर आप समझती हैं कि मकबूलियत है तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जब पंजाब में या पाकिस्तान में जो है ज़मनी इलेक्शन हुए हैं तो इसमें PTI ने कैंडिडेट अपने क्यों नहीं खड़े किए? इसमें खान साहब क्यों तमाम पार्टियों में खुद कैंडिडेट बने हैं? इसलिए कि उनको पता था कि अगर उनके ये कैंडिडेट होते तो ये ज़मनी इलेक्शन इतनी बड़ी मकबूलियत के बावजूद हार जाते। लेकिन खान साहब की एक कॉल पर लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है, लोग खान साहब को बचाने के लिए निकल आते हैं, अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है फिर? ये इसकी वजह ये है कि ये जो हमारे PDM वाले हैं तो ये तो अपनी कहते हैं कि हम तो रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं बचाने आए। तो अगर उनके दौर में महंगाई जो थी वो इन्फ्लेशन जो थी 20% थी तो इन्होंने 40% जो है हो गई है। और जो सारा जो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की पॉपुलरिटी है या थी, मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद खान साहब को एक नाकाबिल तलाफ़ी जो है उनकी पॉलिटिक्स को पहुंचा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान ने वाकई अपने लोगों के कारकुनों के ज़हनों में ऐसी नफरत भरी थी जो 9 मई को में नजर आई, ऐसी नफरत भरी गई? बिल्कुल जी, 1 साल से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक समीर कैंपेन जो है वो चल रही थी बदकिस्मती से, और लोगों के जहन जो हैं उनको आर्मी के ख़िलाफ़ जो है किया जा रहा था, जिसका नतीजा हमने 9 मई को जो है वो देखा है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, मुझे प्लीज़ वो कर लेने दें कि एक तो ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग फाका कुशियों पर मजबूर हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। आपको पता है कि एक आटे की बोरी लेने के लिए लोग कितने कितने लंबे कतारों में खड़े थे और लोग जो हैं वहाँ पर मौत का भी शिकार हुए। तो ये गुर्बत का ये आलम है। एक वजह तो ये महंगाई जो है यकीनी तौर पे इसको PDM की जमातों को उन्होंने जो है पॉलिटिकली और पॉपुलरिटी को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान को उसका जो है बेनिफिट हुआ। दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हर हलके में 4-4 कैंडिडेट थे और हर कैंडिडेट के ज़िम्मे होता था कि जो ज़्यादा लोग लेके आएगा उसको टिकट मिलने का ज़्यादा इम्कान होगा। तो आपको मालूम है कि जिस दिन टिकट तकसीम हुए हैं उस दिन ज़मां पार्क में तकरीबन 60% रौनकें जो हैं वो कम जो हैं वो
हो गई थी, क्योंकि जो लोगों को टिकट नहीं मिला वो दिल बर्दाश्ता होके अपने अपने हलकों में, अपने इलाकों में चले गए। तो इसकी कई वजूहात हैं। तो 9 मई की आड़ में आप समझते हैं जो पीडीएम चाहती है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे या माइनस इमरान फार्मूला अपनाया जाए, क्या ये दुरुस्त है सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का फार्मूला? देखें जी, मैं तो जमहूरियत पे यकीन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको फ़ैसला करना कि किस जमात को वोट देना है, किस जमात को वोट नहीं देना, ये आवाम का काम है। तो मेरा तो इस मामले में बड़ी क्लैरिटी है कि मैं किसी भी जमात पे पाबंदी जो है लगाने के ख़िलाफ़ हूँ। और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि जब तहरीक लब्बैक पे अपने तहरीक इंसाफ ने पाबंदी लगाने का मुज़ाकरात करवाने वालों में से थे सर, हमें पता है। मुखालफत जो है वो की थी। आप तो मुज़ाकरात करने वालों में से। तो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जमातों पे पाबंदी लगाने से मसले हल नहीं होते, पॉलिटिकल फील्ड में हमें मुकाबला करना चाहिए। और मैं पीडीएम को भी आज आपके तवज्जुह से पीडीएम की जमातों को वार्न करना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 9 मई के वाक़या के बाद जो है पीडीएम के भी कुछ थोड़ी सी उनमें भी क्या कहते हैं कि गुरूर कुछ थोड़ा सा झलक रहा है कि शायद अब इमरान खान जो है उसकी पॉपुलरिटी कम हो गई है और अब हमारे रास्ते जो हैं वो शायद इक़्तिदार में दोबारा आना साफ़ हो गया है। तो अगर इन्होंने गुड गवर्नेंस ना दी, अगर इन्होंने महंगाई का ख़ात्मा जो है ना किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम इनको प्लेट में रख के इक़्तिदार जो है देंगे। हम भी इंशाल्लाह मुकाबले में होंगे और हम यकीनी तौर पर लोगों को पूरा एक लाए अमल देंगे, लोगों को बताएंगे कि इस मुल्क से जो डेट है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, बल्दिया के निज़ाम को कैसे मजबूत किया जा सकता है, गुर्बत किस तरीके से इस मुल्क से ख़त्म की जा सके। तो पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह जिस तरीके से यूरोप में शैडो कैबिनेट होती है, शैडो स्पोक्स पर्सनस होते हैं, तो हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, इन पे हम टास्क फोर्स जो बना रहे हैं और मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल इन द कंट्री उनको हम इंशाल्लाह उन फोर्स का हेड जो है वो बना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब। खोसा साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, जो रिसेंटली हमने जो ऑडियो लीक्स सामने आई कुछ जजेस की, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस पर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि जजेस के हवाले से अगर आप कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है और इसके लिए आपने फिर चीफ जस्टिस से भी पूछना या उनसे मशवरा करना भी आपने मुनासिब नहीं समझा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कमीशन बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये दुरुस्त है? देखें, मेरे ख्याल में इसमें तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है वीडियो लीक्स का या आपकी जो है फोन टैपिंग का या इस तरह से प्रीविसी ऑडियो को या प्रीविसी को इस तरीके से ब्रीच करने का, देखें अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका में तो आपको पता है निक्सन हैड टू गो, ही वाज इम्पीच्ड ऑन दिस अकाउंट और उसको जो है प्रोसिक्यूशन से बचाया था उसके दूसरे इनकम्बेंट ने और उसको फारिग कर दिया था। इतना बड़ा जुर्म समझा जाता है अमेरिका में ये जो है, इस तरीके से आप किसी की जो है प्राइवेसी में दखल अंदाजी करके आप अगर उनकी टेपिंग करते हैं और उनकी सीक्रेसी और प्राइवेसी को वायलेट करते हैं तो इट इज द मोस्ट हीनस क्राइम्स इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज।
पहले तो इसमें यहाँ ये भी होना चाहिए कि आपने देखा कुछ अरसे से प्राइम मिनिस्टर हाउस की सारी जो है ये लीक हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की। यानी अंदाजा करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस आपका सेफ नहीं है और मौजूदा और साबका सारे प्राइम मिनिस्टर्स की आप देख लें कि वो जो है लीक हो रही हैं, लीक की जा रही हैं, वो चाहे डॉन लीक्स हों, चाहे आपकी जो दूसरी तीसरी जितनी भी आई हैं, तो ये पहला तो ये तय होना चाहिए कि क्या ये जस्टिफाइड हैं, क्या ये लीगल हैं, क्या इसको कोई कानून इजाजत देता है, क्या प्रिवेसी को ब्रीच तो ये करता है, ये तो टीओआरस में शामिल होना चाहिए था। मैंने भी टीओआरस पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे। टीओआरस में कहीं ये नहीं लिखा, कहीं ये शामिल नहीं है कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन तो इस चीज की जरूरी है कि ये टैप करता कौन है, क्या ये भी कानूनी है या नहीं। और दूसरी बात, बिल्कुल ये पहली शर्त होनी ही ये चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज तक नहीं हुआ कि चीफ के एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट करे जजेस को। अब ये और ज्यादा एक मैं समझता हूं एक कभी फेल है जिसकी बुनियाद इस हुकूमत ने रखी है कि उन्होंने खुद जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है कि ये जजेस हमारे मतलब फेवर के हैं या हमारे मुताबिक फैसला देंगे और ये जजेस। अरे भाई, ये चीफ जस्टिस का काम होता है। हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, या अगर हाई कोर्ट का मामला हो तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए जजेस को नामजद कीजिएगा। रिक्वेस्ट की जाती है, ये भी नहीं कि वो डिमांड की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। और फिर चीफ जस्टिस जो है वो जिनको मुनासिब समझते हैं वो करते हैं, और वो गैर मुतनाज़ा इसलिए होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव अगर खुद नॉमिनेट कर देती है जजेस को, तो मैं समझता हूं ये जजेस की भी तौहीन की है और बाईपास किया है चीफ जस्टिस को। और तो उन जज साहबान को मेरे ख्याल में इनकार कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस इस पर पूछ नहीं सकते हुकूमत से, या इस पर कोई एक्शन सो मोटो नहीं ले सकते? अब मैं आपके तगाफल आरफाना पे भी आपके मुझे जरा लुत्फ भी आया है। और देखें, ये हुकूमत गुल्लू भट्टों की हुकूमत है, ये चीफ जस्टिस को मानती नहीं है, ये अदलिया के अहकामात को मानती नहीं है, ये आइन की शिकों और दफात को मानती नहीं है। ये इस वक्त जो है पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है, माफ कीजिएगा। इस वक्त आपकी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है इस वक्त, इसलिए बिल्कुल चीफ जस्टिस को आप मजीद एम्बैरस न करें। हम तो हिसार बन के खड़े होंगे इसलिए कि हमारे पेशे से ताल्लुक है, लेकिन जितना माशाअल्लाह तो मुझे एक और चीज बताएं खोसा साहब, क्या ये कमीशन जो है फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर सकता है, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ की ऑडियो लीक्स का भी मामला है? ये एक और मजाक है, न सिर्फ मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस बल्कि साबका चीफ जस्टिस यानी जस्टिस साकिब निसार साहब के भी फर्जंद अर्जुमंद की एक वीडियो है जो भी इस मामले में रेफर की गई है, जिसका हवाला दिया गया है। अगर ये आप सिलसिला शुरू करते हैं तो ये तो फिर सभी देखें। एक दफा पहले ऐसे हुआ था कि जस्टिस खलील रमदे साहब हेड कर रहे थे एक बड़ी हाई पावर्ड बेंच को, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में था, जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो सुबुकदोशी को के मुतालिक थी। और उसमें उन्होंने जब वफाक को, उस वक्त के वफाक के अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम साहब थे, मेरे प्रेडिसेसर थे उस वक्त, और उस वक्त उन्होंने एक जवाब दाखिल किया था जिसके साथ उन्होंने कुछ ऑडियोज और वीडियो क्लिप्स लगाए थे। आपको पता है क्या हुआ था? AOR को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 10 रुकनी था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हेडेड बाय खलील रमदे साहब, उन्होंने उसको 1 लाख रुपया जुर्माना किया। सेक्रेटरीज को, जो सेक्रेटरी फेडरल सेक्रेटरी थे, उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया। तमाम जो है एजेंसीज के हेड्स को कहा कि आप एफिडेविट दें, बयान अल्फी दें कि किसी जज के घर या दफ्तर या उनके पोर्च या गैरेजेस या उनके किसी ताल्लुक से कोई ये नहीं होगा और सारे गैजेट्स आप
रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और आइंदा अगर कोई ऐसी चीज आई तो आपको तौहीन अदालत में जेल में भेजा जाएगा। ये काबिल जजेस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात को मसला क्यों बनाया जा रहा है? खोसा साहब, हमारे जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स की बात की, मुस्लिम लीग नून के बड़े लोग हैं जिनकी ऑडियो लीक सामने आई, तहरीक इंसाफ के सियासतदानों की बड़ी ऑडियो लीक सामने आई, मरियम नवाज और डार साहब की, मुख्तलिफ सियासतदानों की लीक सामने आई, तो सिर्फ जजेस की ऑडियो लीक्स को ही बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर क्यों कटहरे में खड़ा किया जा रहा है? आप सियासतदानों की जो ऑडियो लीक सामने आई उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वैसे आफरीन है आपके इस सवाल पे भी। देखें, यही मैंने अर्ज किया, ये तो असल में जुडिशरी को एनहिलेट करना चाहते हैं। ये अदलिया पर जिस तरह है कि ये सवारी करना चाहते हैं, बदकिस्मती ये है इस मुल्क के ये इदारे जो हैं उनको मुनादिम करने पर ये हुकूमत तुली हुई है। आइन को इन्होंने वैसे खत्म कर दिया है, पार्लियामान, इन्होंने असेंबलियों को खत्म कर दिया है, पार्लियामेंट पर ये सवारी कर रहे हैं बैठकर, और इन्होंने अब अदलिया एक रह गई थी, अदलिया के अंदर 1997 वाला ऑपरेशन इनका वही चल रहा है। 1997 में भी इन्होंने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को अपने ही जजेस के हाथों से माजूल करवाया था, और अब भी ये उसी तरफ गामजन है। सिर्फ फर्क प्लेयर्स का है, लेकिन जो आर्किटेक्ट है जो वही है मुस्लिम लीग नून थी। उस वक्त इन्होंने अदालत पर हमला करवाया था, इन्होंने उनको भगाया था, वो अंदर जाके चिट्ठनियां उन्होंने जान के अपनी जान बचाई थी। वुकला की इस बारे में क्या राय है? बहुत से वुकला इसके खिलाफ हैं कि इस तरह आप जजेस को कैसे कटहरे में ला सकते हैं और हुकूमत कैसे अपनी मर्जी के जजेस लगा सकती है कमीशन बना के। वुकला की भी तो इसमें राय तकसीम है। नहीं, कोई तकसीम नहीं है। हम तो तहरीक चलाएंगे और बड़ी शिद्दत से, शद्दमत से हम अदलिया के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, अदलिया की तहरीक जब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ की गई थी तो हमने सारे पाकिस्तान में बार काउंसिल्स में हमने जो है बाकायदा सेमिनार्स करवाए थे और हमने करारदादें मंजूर की थी। हमने उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब को भी हमने प्रोटेक्ट किया था। और ये अगरचे अब इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब को इन्होंने बनाया है और ये गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं, ये गलतफहमी है कि काजी फाइज ईसा साहब इनके हक में करेंगे। काजी फाइज ईसा या यही बेंच भी अगर रही, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये कोई मजाक नहीं है, और 2 चीफ जस्टिस हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और एक बलूचिस्तान के हाई कोर्ट का। अगर ये रहे और इन्होंने अपने आप को रिक्यूज न किया, अव्वल तो मैं समझता हूं कि ये इनकार कर देंगे कि भाई ऐसे नहीं हो सकता है कि चीफ जस्टिस को आप बाईपास करके इस तरह से साबका जजेस के आप खिलाफ जो है इंक्वायरियां शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अब आते हैं जरा दूसरे मुद्दे की तरफ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में खोसा साहब, ये जो पीटीआई के लोगों को पकड़ा हुआ है, रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या किसी कानून में, आइन में ये लिखा है कि अदालत अगर किसी की रिहाई का ऑर्डर देती है, किसी को जमानत देती है, तो जमानत अभी मिलती है, बंदा बाहर आता है, दोबारा उसको पकड़ लिया जाता है? ये किस कानून के तहत, किस आइन के तहत ये दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं? ये बिल्कुल कोई कानून नहीं है, ये तज़हीक है अदालत आलिया की और अदालत उज़्मा की। ये तुली हुई है ये हुकूमत जो है पीडीएम की हुकूमत, कि इन्होंने अदलिया को मिसमार करना है। इन्होंने बिल्कुल एक तय कर लिया है। इन्होंने 9 मई की आड़ में इन्होंने तहस नहस फेर दी है सारे मुल्क के। हैरानगी की बात यह है कि उन वाकयात की कवरेज के लिए जो जर्नलिस्ट गए थे तो जियो फेंसिंग के जरिए सारा पता लगा के, सारे इन्वेस्टिगेट करके उन सहाफियों को भी उठा लिया है। अब उन सहाफियों का क्या कसूर है जो कैमरे की आंख से, अगर सहाफी वहां ना जाते, ये चीजें ना होती, तो ये फिर सामने भी कुछ नहीं आता ना। तो उन सहाफियों की भी उठा लिए जो वहां कवरेज कर रहे थे। देखें, ये इंतहाई शदीद किस्म की, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूं और ये बहुत अफसोसनाक है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने, आज भी आपने देखा होगा सारे सुर्खियां हैं सारे अखबारों की, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसको बहुत शिद्दत से कंडेम किया है। उन्होंने 4000 के फिगर्स दिए है, हालांकि 7500 जो है लोग पाबा सलासल किए गए हैं। और फिर देखें, जब उनको छोड़ते हैं तो उनसे ऐसे हल्फनामे लिखवाते हैं जो आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखने से इनकार किया है, और इसलिए उनको वो मुखलसी नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं कोई ऐसी चीज नहीं लिख के दूंगा जो मेरे आईनी हकूक
के को सल्व करने के मुतसादिम हो। लेकिन यहाँ तो बादशाह है आइन, तो जिस तरह से ज़ियाउल हक कहता था ये चंद कागज के पुर्जे और जूते के नोक पे लिखता था, इन्होंने तो वो भी गवारा नहीं किया है। ये तो सिविलियन फैसिस्ट डिक्टेटरशिप से भी बदतर चल रही है, बदकिस्मती से। क्या सियासतदानों को सपोर्ट करना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात? मैं तो इसके शदीद मुखालिफ हूं। देखें, एक तो आइन के तहत हो नहीं सकता है। आपको याद होगा मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बड़ा शौक था ये, और उन्होंने जो है एक यही कानून करके तो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की थी, और आपको याद होगा लियाकत वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 175 में नहीं आता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी जूरिसडिक्शन में नहीं आते, उससे मावरा है, और इसलिए ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के जिद में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, ये आइन की रूह के ही खिलाफ है, आइन की रूह को मजरूह करता है। सो इसलिए जब दूसरी दफा एपीएस हुआ था, आपको याद होगा, तो एपीएस में तो चूंकि एक जज्बाती सारी कौम आ गई कि जी स्कूल के बच्चों पर इस तरह मारने वालों पर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी आपको 21वीं तरमीम करनी पड़ी थी आइन में। आइन में तरमीम किए बिना सियासतदानों ने आंसू बहाए थे, एक्सटेंड करने सियासतदानों ने फिर भी आंसू बहाए थे खड़े होके पार्लियामेंट में। हाँ जी, ये रजा रब्बानी साहब आप भी करें ना जरा, आप भी तो करें ना कि इसके जो कि ये अब तो आईनी तरमीम नहीं हो रही, तो आप वैसे कंडेम करें कि जी कैसे ये कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स बना सकते हैं। और पहले तो आईनी तरमीम की, जिसकी मैंने मुखालफत तो खैर ना की क्योंकि पार्टी का हुक्म था, लेकिन मैंने टसवे जरूर बहाए थे। कम से कम इतना ही कह दें, अशक्शोई तो कर दें ना कौम की और मुल्क की। देखें, इस तरह से कानून आप जज्बाती और लाउबालेपन में किसी एक सानहे के लिए आप नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं क्या समझता हूँ, एक और चीज जरा मुझे बता दें खोसा साहब, जो इमरान खान के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात बनाए गए हैं 9 मई की आड़ को लेकर, 9 मई के वाकयात को कोई जस्टिफाई नहीं करता। आप भी यही समझते हैं, हम भी यही समझते हैं, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है, तो ये बातें हो रही हैं कि शायद जुल्फिकार अली भुट्टो वाला हाल करना चाहते हैं इमरान खान का उस आड़ में। देखिए, वो तो उसने कहा है -1, अगर मेरे जाने से आप समझते हो कि इलेक्शंस आप कोई मस्बत नताइज ले आएंगे तो मैं तैयार हूं मुल्क के लिए। ये तो मैंने पढ़ा है इमरान खान का बयान जो है, लेकिन ये अल्लाह जानता है, अब खुल के बात करोगे तो आपका चैनल बैन हो जाएगा और मैं मिसिंग पर्सन हो जाऊंगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इतनी आज़ादी जो है जितनी आपको मिली हुई है उसी को जो है वो गनीमत समझे तो बेहतर है। मेरा जवाब ना ले तो बेहतर है इसमें। तो आपको इस सारे सिनेरियो में इलेक्शंस होते हुए लग रहे हैं इस साल? देखें, 12 अगस्त को तो इन्होंने जाना ही जाना है। पीडीएम की हुकूमत असेंबली तो चली जाएगी। अब चूंकि राजा रियाज इन्होंने ये जो 72 बहाल किए हैं हाई कोर्ट ने, माशाअल्लाह इन्होंने अंदर आने नहीं देना पार्लियामान में। हाई कोर्ट के तो हुक्म तो वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कह दिया ना कि मंजूर इस्तीफे वापस लेने की आईनी तो कोई शिक नहीं है, तो वो तो साफ नजर आ रहा है कि वापसी नहीं चाहते हैं तहरीक इंसाफ की। यही कहेगा स्पीकर, आप लिख लें, यही कहेगा स्पीकर कि जी थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास आ गए हैं, लेकिन ये है कि इस्तीफा एक दफा दे दें तो जो है तीर निकला हुआ कमान से वो वापस कमान में नहीं जा सकता है, इसलिए सॉरी आपके इस्तीफे दोबारा मंजूर किए जाते हैं। यही कुछ करना है इन्होंने, आप देख लेना। ये शायद राजा रियाज जैसा ऑपोजिशन लीडर सूट करता है ना इन्हें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अगला केयर टेकर हुकूमत भी माशाल्लाह राजा रियाज ही से बनवाएंगे, क्योंकि राजा रियाज और शहबाज शरीफ दे आर 2 in 1। वो तो कह चुके हैं कि मैंने टिकट ही अगली जो है PMLN की टिकट पे लड़ना है इलेक्शन। वैसे लड़ लें, वैसे अलामती होता है तो मुझे हम इसे अलामती ऑपोजिशन लीडर कहें तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा? अलामती ऑपोजिशन लीडर नहीं, फ्रेंडली ऑपोजिशन लीडर, अलामती भी नहीं है ये तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये फ्रेंडली और फिक्स्ड मैच है, ये फ्रेंडली और फिक्स्ड मैच है।
सही है, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब आते। थैंक यू। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। मज़हर साहब, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही हैं, PTI पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। क्या सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाना ही मसले का हल हुआ करती हैं? मुझे नहीं लगता कि PTI पर पाबंदी लगने जा रही है। पाबंदी लगाने का जो अमल है वो बहुत इतना आसान नहीं है। अगर हम लीगली देखें तो किसी जमात को जब अगर आपने किसी पर पाबंदी लगानी है तो फिर आपको पूरा केस बनाना पड़ेगा और वो केस एक रेफरेंस की सूरत में फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट अगर उसे इंडोर्स करती है या फिर जिस तरह हमने नेशनल अवामी पार्टी जो भुट्टो साहब के दौर में जिस पर पाबंदी लगाई गई उसमें फिर आपने स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया, उन ट्राइब्यूनल ने उनको ट्रायल किया। तो इस तरह के इक़दामात की 2023 में गुंजाइश होती नहीं है। आजकल जिस फॉर्मूले को हम देखते हैं जो हमने 2016 में देखा, -1 कह लें या एक सर्कल को पर पाबंदी लगाने की, जिस तरह MQM लंदन के हवाले से हम देखते हैं कि उनको सरकारी तौर पे तो उन पे पाबंदी नहीं है, तो उनको कलअदम जमात भी करार नहीं दिया गया, लेकिन उनको किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। मुझे लगता ये है और वो भी मुझे तहरीक इंसाफ के केस में वो नहीं होता नज़र आ रहा। लेकिन ये कोशिश ज़रूर हो रही है जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है और ये बहुत मनफी पहलू है इसका कि किसी तरीके से पार्टी को तोड़ दिया जाए, किसी तरीके से पार्टी को का एक नया ग्रुप बना लिया जाए, उसकी फिर सपोर्ट की जाए। उस तरह का फॉर्मूला माजी में भी कामयाब नहीं हुआ। आप मुस्लिम लीग में देख लें, आप पीपल्स पार्टी में देख लें, ना ही वो फॉर्मूला मुझे कामयाब होता नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ की सूरत में। कि तहरीक इंसाफ का जो महवर है पूरी सियासत का वो सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द घूमता है। तो अगर आप उस शख्सियत को माइनस कर देंगे तो बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। उसका अपना किसी का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है जो शायद अपनी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ से एडिशनल सपोर्ट उसे मिली हो। तो उसके अलावा जो लोग नए हैं, जो लोग तहरीक इंसाफ में पहली बार आए हैं, वो अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाते हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो मुझे ये फॉर्मूला कामयाब होता लग नहीं रहा। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्ट किया तहरीक इंसाफ ने वो लूज बॉल थी? PDM जिसको आप भी समझते थे, हम भी यही समझते थे कि ये इलेक्शंस की तरफ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान के जो जलसे हम देखते थे या आवाम का जो रुझान हम देखते थे, तो हमें तो यही लगता था कि शायद PDM इसलिए घबरा रही है। लेकिन अब 9 मई की आड़ में जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आप नहीं समझते तहरीक इंसाफ खुद इसकी जिम्मेदार है? शायद ये पूरी जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ पर नहीं आयद कर सकते हम। जो 2022 की मार्च 2022 में सिलसिला शुरू हुआ अदम एतमाद की तहरीक के बाद, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने उस अदम एतमाद की तहरीक के रद्द अमल में जो कुछ किया वो मेरा ख्याल है इमरान खान ने विकेट को मिसरेड किया। इमरान खान ये समझ रहे थे कि टर्की की तरह या मिस्र की तरह लाखों की तादाद में लोग निकल आएंगे, वैसा हुआ नहीं। ये ज़रूर है कि उसके ये माने नहीं है कि इमरान खान का वोट बैंक नहीं है, लेकिन वोट बैंक होना और प्रैक्टिकली किसी तहरीक का हिस्सा बनना दोनों में फ़र्क रहा है हमेशा। जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट में और एक पॉलिटिकल वर्कर्स में भी फ़र्क रहता है। तो इमरान खान ने जो पूरी 1 साल के अंदर जो भी इक़दामात किए अपनी तहरीक चलाने के लिए और मोमेंटम बनाने के लिए, एक तो उनका सबसे बड़ा ब्लंडर वही रहा जो बारहा लोग हम कहते रहते हैं कि वो असेंबलियों से नहीं निकलना चाहिए था। दोनों जगह आप प्रेशर बनाते हैं, बाहर भी और अंदर भी, वो उनका बड़ा ब्लंडर था। फिर तहरीक में एक मोमेंटम बनता है, एक मोमेंटम बनाया जाता है और उसके बाद एक एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती है।
इमरान खान ने एक्सट्रीम पोजीशन पहले ले ली और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाते रहे। यानी आप लॉन्ग मार्च उस वक्त करते हैं जब आप पूरे मुल्क में एक जान सी कैफियत बना देते हैं और मुल्क के चारों सूबों में आपके लोग जो है मुतहर्रिक हो जाते हैं, उसके बाद आप इस इक़दाम की तरफ जाते हैं। वो उस इक़दाम को उन्होंने पहले किया, फिर रिट्रीट किया, फिर खुद रियलाइज किया कि लोग हम सही नहीं कर सके। असम्बलीज को डिसॉल्व करना भी गलती थी जो परवेज इलाही समझाते रहे कि ना करें। वो तो शादिया सबसे बड़ा ब्लंडर था। वो तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी होती है। वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। यानी आपने ये जिसने भी मशवरा दिया है वो इमरान खान का दोस्त नहीं, और इमरान खान का अगर ये इनफरादी फैसला है तो मेरा ख्याल है इससे ख़राब सियासी फैसला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं किया। तो उसकी वजह से हो यह रहा है कि आज इमरान खान एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि जहां इस्टेब्लिशमेंट से उनका तसादुम है, जहां मुल्क की तमाम सियासी जो जमातें हैं चाहे वो PDM में हों या ना हों वो इमरान खान से अलग नज़र आती हैं। तो इमरान खान अपने आप को एक ऐसे दोराहे में ले आए हैं आपको नहीं लगता कि इनकी सियासतदानों की आपस की लड़ाई से हटकर सियासतदान इदारों से लड़ाई पर उतर आए हैं? जैसे अभी आपने कहा कि इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा है, मौजूदा PDM अदलिया के साथ महाज खोल कर बैठ गई है, वो अदलिया को जानिबदार इल्ज़ामात लगा रहे हैं जानिबदार होने के। तो सियासतदानों के अपने मसाइल से बढ़कर अब लगता है कि मामला इदारों से लड़ाई की तरफ चला गया है, विच इज़ मोर डेंजरस। ज़ाहिर है सियासी जमातों की अपनी गलतियां तो हैं, हम एक तसादुम की राह पे और इतनी हम इख्तलाफात से दुश्मनी की तरफ चले गए हैं। और जब तक सियासतदानों में जो दुश्मनी रहेगी, सियासी जमातों में दुश्मनी रहेगी, तो आप इस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। और ये जितनी जल्दी सियासतदान रियलाइज कर लें उतना अच्छा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नज़र यही आ रहा है कि हमने बिल्कुल एक तरफ ये सोच है कि इमरान खान को जो है वो तहस नहस कर देना है, और दूसरी तरफ ये सोच है कि नहीं यही जमातें सब चोर डाकू हैं और इनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसका नतीजा ये होगा कि ये दोनों फरीक जो हैं इनको सिर्फ नुकसान होगा, और जनरली सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के लोगों को होगा जो ये खेल तमाशा पिछले 1 साल से देख रहे हैं, न जाने कितने सालों से पहले भी देखते रहे, लेकिन पिछले 1 साल में। लेकिन आपको नहीं लगता PDM की तो मौज लग गई है, क्योंकि 9 मई की आड़ में वो तो बिल्कुल ही अब क्रश कर देना चाहते हैं PTI को। PTI के लोग जो हैं वो पाबंदे सलासिल हैं, बाहर निकलते भी हैं, अदालत के ऑर्डर्स पर दोबारा उनको जो है ना वो पकड़ लिया जाता है। तो PDM की तो मौज लग गई है, वो तो अब मुज़ाकरात की तरफ लगता है आपको आएंगे। और इमरान खान के पास अगर मुज़ाकरात की तरफ PDM नहीं आती तो खान साहब के पास फिर क्या ऑप्शन है? मौज नहीं है। देखिए ये शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की ये 13 सियासी जमातें जो हैं इनसे अगर इलेक्शन के बारे में पूछें तो ये कंफर्टेबल नहीं नजर आती। और अगर सियासी जमातें जो हैं इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ देख रही हैं। लॉन्ग टर्म गेन्स तो ये है कि आप लोगों को रिलीफ कैसे देंगे ताकि लोगों का रुझान आपकी तरफ वापस आए। उस लिहाज से अभी भी वाज़े एज जो है वो इमरान खान को हासिल। आप उनके लोगों को पाबंदी सलासिल कर दें, आप उनको पर पाबंदी लगा दें, आप उनको बाहर कर दें, लेकिन जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो PDM को वापस उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, और वक्त PDM के पास ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस आड़ में तो हुकूमत मजीद लिंगर ऑन भी कर सकती है, निगरान हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन आप उसको जितना मर्जी लंबा खींच लें, क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शंस करवाने की पोजीशन में अभी नहीं है। देखिए शादिया, आप कितना लिंगर ऑन कर सकते हैं इलेक्शन में? पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी और माशी सूरत हाल है, आप 1 साल बाद घसीट कर ले जाएं तो आप क्या कर लेंगे? 1 साल बाद घसीट के ले जाएं, आप PTI को इलेक्टोरल उससे तो बाहर नहीं कर सकते। और अगर आप बिल्कुल उसी डगर पे, अमराना डगर पे चल पड़ें और बिल्कुल फस्तायत वाली हुकूमत आप कायम कर दें
तो वो भी लॉन्ग टर्म तो लास्ट नहीं कर सकती। अल्टीमेट जो हल है वो तो इलेक्शन है। आज कराएं, आप 1 साल बाद कराएं। क्या आप मुल्क को माशी तौर पे बाहर निकाल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि साल भर बाद भी आप मुल्क को माशी तौर पे बाहर निकाल पाएंगे। तो अगर ये नहीं कर पाए, लोगों को रिलीफ नहीं दे पाए, तो आप जितना डिले करेंगे आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट उतनी ही कम से कमतर कम होती जाएगी। और अगर आपकी कम से सिचुएशन इस स्टेज पर पहुंच गई कि जहां आप इररेलेवेंट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर इस्टेब्लिशमेंट, चाहे आज की इस्टेब्लिशमेंट हो या आने वाली इस्टेब्लिशमेंट हो, उसको अल्टीमेटली बात फिर तहरीक इंसाफ से ही करनी पड़ेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, माना कि बड़ा नाम अभी तक तो कोई छोड़ के नहीं गया है, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माजी से सबक सीखना चाहिए। मुस्लिम लीग को अपना माजी देखना चाहिए, पीपल्स पार्टी को अपना माजी देखना चाहिए, और दीगर JUI को अपना माजी देखना चाहिए, और ख़ुद सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि क्या उनकी जमातों को तोड़ के उनकी जमात ख़त्म हो गई। हाँ। अगर उनकी जमातों को तोड़ के उनकी जमात नहीं ख़त्म हुई तो तहरीक इंसाफ कैसे ख़त्म होगी? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजिया अगर अब्बास मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।